महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेजी से चल रहा है। हर नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहा है। बीजेपी की तरफ से कोंकण में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े। विनोद जी आज हमारे साथ हैं। विनोद जी, कोंकण आपका होम पिच है और यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स? कोंकण तो हम जब जहाँ खड़े हैं यहाँ से 8 किलोमीटर पे मेरा पैतृक गांव है और वहाँ पर नीतीश राणे की सभा के लिए मैं आ रहा था। तो सुबह में कणकोल में था, अभी यहाँ पर आया, आगे भी जाऊंगा। तो एक तो लोगों ने मानस बना लिया है कि हमको महायुति में दोबारा चुन के लाना है महायुति को। मैं आपको वो अभिषेक जी कि मैं थोड़ा 1 महीना पहले तक यहाँ पर कोई हंग असेंबली हो सकती है इस प्रकार मुझे माहौल लग रहा था, लेकिन आज पिछले 4-5-7 दिन के बाद जब मैं घूम रहा लग रहा है कि लोगों ने महायुति को फिर एक बार सरकार में महाराष्ट्र में बिठाना, उसमें लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान है। किसान बिल जो 0 में किया उसका योगदान है, या 12,000 रुपये जो मिलते हैं किसान के खाते में उसका योगदान है। और एक प्रकार से अगर आप कहो एक प्रकार से अगर आप कहो तो पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट जो विकास काम होते हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, मेट्रो है, वंदे भारत ट्रेन है, ये पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट और पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट यानी लाडली बहना और किसानों को पैसा, ये दोनों का सही मेल मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम महायुति को दोबारा भारत में सरकार में देख सकते हैं। विनोद जी, कोंकण कभी शिवसेना का बहुत होम पिच हुआ करता था क्योंकि कोंकण के अधिकतर लोग मुंबई में कमाने के लिए जाते थे, लेकिन आज शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है, वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसके पीछे वजह क्या, हिंदुत्व छोड़ देना है या फिर आप लोगों का आक्रामक तरीके से उन पर प्रहार करना है? नहीं, एक तो कोंकण के लोग ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले और जो कि बाला साहब ने हिंदुत्व और मराठी आदमी की जो भूमिका ली थी, फिर उद्धव जी ने 2019 में भाजपा शिवसेना अलायंस जीतने का जनादेश था, उससे गद्दारी की और हिंदुत्व का विरोध करने वाले कांग्रेस से हाथ मिलाया। वो कोंकण के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही वजह है कि कोंकण अब शिवसेना उद्धव ठाकरे यहाँ से खिसक रहा है। 75 जगह है मुंबई, ठाणे, कोंकण, इस 75 में से 60 से 65 जगह तक महायुति जीत सकती है। आज ऐसा माहौल है। हम चलते चलते और चीजों पर चर्चा करेंगे। एक जो राहुल की गारंटी को लेकर है विनोद जी, राहुल लगातार गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है, बीजेपी की ने जो काम किए उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब राहुल की गारंटी कर्नाटक में क्या हो गई, राहुल की गारंटी हिमाचल प्रदेश में क्या हुई? उन्होंने तो कैबिनेट में डिसीजन कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, ये बहुत साफ पता है और अभी राहुल गांधी पे कोई भरोसा नहीं रखा। बिल्कुल, हम चलते चलते भी तमाम सारे सवालों पर विनोद तावड़े से जवाब जानेंगे। विनोद जी से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल पूछेंगे कि विनोद जी, आज जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बैग चेक हुई, पिछले 2 दिन से बैग चेक हो रही है, उन्होंने आज वीडियो बनाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी बैग चेक होना चाहिए, एकनाथ शिंदे का भी बैग चेक होना चाहिए। सिर्फ हमारा बैग चेक करके क्या बताना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर वहाँ के कर्मचारी कुछ कानून से बात कर रहे हैं तो इसमें इतना क्या गुस्सा होना कि उसमें क्या है उस बैग में। अब इसका प्रधानमंत्री से आप अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? मैं मानता हूँ कि उद्धव जी की बैग नहीं चेक होनी चाहिए, स्वाभाविक है उनका कहना, क्योंकि इतना बड़ा नेता कुछ गलत कभी करेगा नहीं। बिल्कुल। और कर्मचारियों ने किया तो कर्मचारी की गलती है, उसे पूरा चुनाव आयोग वगैरह, मतलब ये जो छोटे बच्चे कभी कभी हारने को आए तो हाथ पैर झाड़ते हैं ना, वैसे ये उद्धव जी का है। आपको लगता है कि जब जब पिछले 2.5 साल में इलेक्शन कमीशन की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो, जब रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के खिलाफ गया या ऑब्जर्वेशन महाविकास आघाड़ी के खिलाफ गया, वो कहीं न कहीं ठीकरा बीजेपी के सर पर फूटा? नहीं, अभी लोकसभा में जब उनकी सीटें आई तो ईवीएम का घोटाला नहीं था।
अगर वो बीजेपी की आती है तो ईवीएम का घोटाला होता है। ये छोटे बच्चों की जो चीटिंग होती है ना बचपन में के खेलों में, अब मैच्योर होने के बाद भी इस प्रकार चीटिंग की बातें करना ये मतदाता को अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है। वो इन बातों से उबग आ गई उसको अभी। क्या आपको लगता है कि पार्टियां जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगे कि दो पार्टियां तोड़ी, उससे लोगों में गुस्सा दिख रहा है? पार्टियां तोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है और अब क्या उसका रिस्पॉन्स है? आप मुझे बताइए कि पार्टी तोड़ी किसने? आप 2019 में जनादेश जो मिला भाजपा शिवसेना युति को, मोदी जी की सभा ली, मोदी जी के फोटो लगाए और आपने वोट सीटें जीती वोट लेकर। उसके बाद आपने गद्दारी की। आप कांग्रेस के साथ, जनादेश था भाजपा के साथ, आपने कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई। अगर ये आपने गद्दारी की है तो सब हमारा तो क्लियर कानून है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे। लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा में। बिल्कुल नहीं ना, लोकसभा में आप अगर देखो तो 0.03% वोट हमको महाआघाड़ी से कम है। अब विधानसभा में ये जो हमको वोट मिले, हमको उतने ही वोट मिले और महाविकास आघाड़ी के वोटों में बंटवारा होने वाला है। एमआईएम में जाएगा, सपा में जाएगा, वंचित में जाएगा, तो अपने आप हमारी सीटें उस कारण बढ़ती हुई दिख रही है। लोकसभा में ये वोटों का विभाजन नहीं होता है जो विधानसभा में होता है। और लोकसभा में अब की बार 400 पार के इसमें जो 4% मोदी के वोटर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहे, हम नहीं गए तो भी जीतेगा, वो वोट बैंक इस बार सजग है और वो आके मोदी जी के लिए भाजपा को वोट करेगी। विदर्भ में कांग्रेस ने काफी फोकस किया और उसको लगता है कि विदर्भ से बीजेपी को डैमेज किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कई बार वहां पर गए, एक बार संविधान बचाओ रैली वहां पर की, कोल्हापुर में संविधान बचाओ रैली की। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये विदर्भ में थोड़ा कुणबी वोट्स ये कांग्रेस के साथ थे, जो कि नाना पटोले को उन्होंने नेता के नाते प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अलायंस की सीटों के चर्चा में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को हटा दिया और बाला साहब थोरात को लाया। ये जब हुआ तब नाना पटोले से अपेक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की कुणबी को, तो कुणबी समाज को ध्यान में आया कि कांग्रेस सिर्फ खेलती है, नाना को कुछ बनाएगी नहीं, और वो उनसे खिसकना चालू हो गया। आज राहुल गांधी की सभा होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी, जहाज में खराबी होने का बहाना बता करके और सभा कैंसिल हो गई। इसके पहले भी कोल्हापुर में आपको याद होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का अनावरण करने आ रहे थे, उस दिन भी कहा गया उनके हवाई जहाज में खराबी आई, नहीं पहुंच पाए, फिर दूसरे दिन वो आए। इस तरीके से जो राहुल गांधी के जहाज में खराबी हो रही है, ये क्या साजिश हो रही है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आप वो देख रहे हैं? मुझे लगता है साजिश तो कोई करेगा नहीं। सबके कैंपेन हो रहे हैं, उसमें राहुल जी के कैंपेन से क्या होने वाला है? अगर वो कर रहे हो तो उनका कोई पॉलिटिकल कारण हो सकता है, कोई मुहूर्त हो सकता है और कोई दिक्कत हो सकती है कि इसमें अभी राहुल ना जाए, कल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये साजिश तो कोई उनके लिए करेगा नहीं। महाविकास आघाड़ी में इतने सीएम कैंडिडेट जो सीएम के इच्छुक उम्मीदवार हैं, लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से जिस तरीके से बयान आते रहे कि पहले हमको सीएम प्रोजेक्ट किया जाए या किसी भी पार्टी का सीएम प्रोजेक्ट हो, चेहरे के साथ जाए तब चुनाव जीता जा सकता है, इसको कैसे देखते हैं आप? तो मुझे लगता है कि जब आघाड़ी होती है तो स्वाभाविकता आप चुनाव का आपका नेता कौन ये आपने तय करना चाहिए, और चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये सीट आने के बाद आप तय कर सकते हो। जैसे हमने तय किया है, हम चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं महायुति, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेगा। ये भी महाविकास आघाड़ी कर सकती थी, लेकिन वहाँ हर एक में होड़ लगी है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है और हमारे यहाँ ये होड़ है कि हमको महायुति को जिताना है। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा था, आप खुद वहां पर प्रभारी रहे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आने के बाद हम जातिगत जनगणना कराएंगे, प्रत्येक जातियों को उनकी संख्या बल के आधार पर हम
उन्हें पावर देंगे, कैपेसिटी देंगे। ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा है, इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री लगातार तो कह रहे हैं कि हम ऐसे कराएंगे तो पूरे देश भर में अशांति फैल जाएगी। क्योंकि जातिगत जनगणना क्यों करनी है? तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि यादव समाज अगर 7-8% है तो उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाकी कोई कुर्मी समाज 2.5% है तो उसको कम मिलेगा। या बाड़ी समाज 3.5% है और बाकी समाज ज्यादा है तो उनको अभी तो पूरा ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। तो ये आपस में बंटवारा करने की एक रणनीति राहुल गांधी जी की है, और इसमें से ओबीसी में जो छोटी छोटी जातियां वो अपने आप को असुरक्षित मान रही है कि इसमें हमारा आरक्षण कम होने वाला है। और ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा मत करो, हम एक है तो सेफ है, ये मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने एक है सेफ है को यहाँ पर तमाम सारे लोगों ने बटेंगे तो कटे का अल्टरनेट वर्जन बताया कि जो यूपी से नारा उठा उसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने पोलाइट तरीके से कहा, लेकिन मायने वही हैं। मुझे लगता है कि देखो ऐसा है, हर एक का कहने का समझने का तरीका अपना अलग है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है ये कहा कि इस प्रकार आप जातिगत जनगणना ये बंटवारा आपस में मत करो, बिल्कुल एक रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। अब बटेंगे तो कटेंगे ये जब कहा तो कश्मीर में कश्मीरी पंडित बटा कटा, लोकसभा में धुलिया, लोकसभा में 5 विधानसभा में महायुति के डॉक्टर भामरे आगे थे। बिल्कुल। एक मालेगांव में इतना आगे गए कि 5 आगे गए हुए विधानसभा के जब आप यहाँ बढ़ गए तो आप कट गए, ये उसमें साफ था। वो बात लोग कह रहे हैं। वोट जिहाद वाले मुद्दे पर ही मैं अगला सवाल लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद महाराष्ट्र में हो रहा है, आपको लग रहा है कि वोट जिहाद हो रहा है? जिस तरीके से मौलवी मौलाना अलग अलग जगहों पर जाकर के तकरीरें कर रहे हैं, फतवे निकाल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं या जानबूझ के पोलराइज करने के लिए बीजेपी कर रही है? देखो ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहनों के पास जाकर उनके कुछ मुल्ला मौलवी बता रहे हैं अगर बीजेपी आएगी तो यहाँ पर मदरसा बंद हो जाएगी, बीजेपी आएगी तो वक्फ बोर्ड आपके सब रद्द करके आपकी सब जमीनें बीजेपी ले लेगी, जो होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इसलिए अगर ये मुस्लिम समाज के कुछ नेता कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार कैंपेन कर रहे हैं तो ये वोट जिहाद का कैंपेन वो कर रहे हैं, ये तो बात साफ है। और इस पे चुनाव आयोग ने ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब हमारी इतनी योजना मोदी सरकार ने चलाई, उज्ज्वला योजना, किसान योजना, ये योजना, वो योजना, ऐसे कौन से योजना में ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इसलिए वहां से किसी को हटाया? ऐसा एक उदाहरण कांग्रेस बताए, ये हमने किया ही नहीं है। तो ये वोट जिहाद का जो बात कांग्रेस के नेता मुसलमानों को, उनके नेताओं को आगे करके कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये हमारा उनको सवाल है। महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से लाडली बहन योजना है उसको लेकर के सभी को लाभ मिल रहा है। कई क्षेत्रों पर हम लोग भी गए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोग पहले उस योजना को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद फिर अभी जब गारंटी आती है तो 3000 की आती है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये ऐसा है कि लाडली बहना योजना, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में जिस प्रकार पॉपुलर हो गई है, गेम चेंजर हो गई है लोकसभा के बाद। तो पहले तो शरद पवार साहब कांग्रेस नेता उद्धव कहते थे कि इन्होंने इस योजना के लिए इतना पैसा दिया है कि बाकी योजनाएं बंद हो सकती है। बिल्कुल। और अब खुद कह रहे हैं कि इसको 3000 रुपया हम देंगे, ताकि लोगों को पता है कि इन्होंने यही बात कर्नाटक, हिमाचल में कही और इन्होंने किया नहीं, तो कोई उन पर भरोसा नहीं रख रहा है। लेकिन इस बार आप पर लोग किन वजहों से, आप पर यानी महायुति पर भरोसा क्यों करे महाराष्ट्र की जनता? क्योंकि जब सामने कह रहे हैं हम 6 सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, हम 3000 रुपए दे देंगे, हम लगातार 25 लाख का बीमा देंगे, तमाम सारी जो योजनाओं की फहरिस्त उन्होंने गिनाई। सब ये तो सिर्फ बातें बनाने वाली बात है, ये जनता जानती है।
मोदी जी की सरकार ने और महायुति की सरकार ने पिछले 2.5 साल में या और 10 साल में मोदी जी ने जो डिलीवरी की है उस डिलीवरी पर लोगों का भरोसा है, ना कि ये जो पैम्पलेट निकाल के घोषणा कर रहे हैं। मतलब आप एक बार कहते कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, आपको 1500 रुपए दे रहे और आप ही 3000 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ चुनाव के लिए झूठे वादे लोगों को सामने लग रहे हैं। लोग, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक होशियार है। इस बार महायुति को कितना देख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? नहीं, मैं तो अभी मानता हूँ कि लगभग 160-65 तक महायुति इस बार चुनाव जीत जाएगी। महाविकास आघाड़ी का क्या फूट उसके लिए हार का कारण बनेगा क्या? एक तो उद्धव जी ने की हुई बीजेपी से गद्दारी, हिंदुत्व से दूर चले गए हुए, वो सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को जिस प्रकार उबाटा से लताड़ा गया, उसका कांग्रेस का केडर बहुत नाराज है, वहां भी दुखी है। और आपस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर जो झगड़ा है, उस कारण महाविकास आघाड़ी यूनाइटेड नहीं दिख रही है। संजय राउत का जो हर दिन किसी न किसी तरीके से अपशब्द बोलना, भाषा की मर्यादा लांघना और बीजेपी के ऊपर खास करके प्रहार करना, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है ना, अभिषेक जी की ये महाराष्ट्र की एक गंदी राजनीति का पर्व शुरू हुआ है। संजय राउत जी सुबह 9 बजे अपना संजय उवाच चालू करते हैं और उस पर लोगों के जवाब आना चालू होते हैं। ये नई गंद राजनीति में इसके पहले कभी भी हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखी नहीं। मैं नेता प्रतिपक्ष था, उस समय मैंने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, अजीत दादा डिप्टी सीएम थे, या तटकरे वो, इनके करप्शन पर हम खूब बोले हैं। लेकिन लंच ब्रेक में विलासराव के यहाँ खाना भी खाए हैं, तटकरे मेरे केबिन में खाना खाने आए हैं। पर्सनल दुश्मनी हमने कभी कुछ रखी ही नहीं, जो रहा वो मुद्दों की राजनीति। लेकिन आज आपको लग रहा है कि मुद्दों की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में? दुर्भाग्य की मुद्दों की राजनीति नहीं चल रही है। सभी पार्टी के नेता किसी भी प्रकार के नेता को कुछ भी अपशब्द से बुला रहे, जानवरों के नामों से बुला रहे, ये महाराष्ट्र नहीं था। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की इतनी सभाएं लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्या सही में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है क्या बीजेपी की? महाराष्ट्र में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रधानमंत्री सभा है कितनी? 8 या 9 सभा है, इतनी तो सभा कहीं भी होती। 3 आज भी सभा थी, 3 इसके पहले सभा थी, लगातार इस तरीके की सभाएं हो रही हैं। आज एक सवाल विनोद जी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास आपके 2.5 साल में हुआ है या उसके पहले जब आप मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस दौरान जो विकास हुए उसको क्या 2.5 साल में सही में ब्रेक लगा था, या कोरोना के समय में उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि भाई अभी वहां पे पैसा डाइवर्ट करने के बजाय लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी? देखो, कोरोना के लिए जान बचाने के लिए पैसा अलग था। जो विदेश से लोग इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो क्यों रुक गए? तो आपने मेट्रो का काम रोका, उसका काम रोका, इसका आपने रोकने का ही काम किया, क्योंकि वो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आपको जो पैसा आना था वो आया नहीं, इसलिए आपने काम रोका। ये लोग देख रहे थे, तो कौन सी आएगी, कौन सा विकास होगा? ये विकास कोरोना के कारण नहीं है, इनकी मानसिकता में जो कोरोना आया था उस कारण हुआ। लेकिन इंडस्ट्री तो गुजरात जा रही है, ऐसा आरोप मंचों से भी लगा रहे हैं, शरद पवार साहब भी लगा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 8 पे है, ये सबको पता है। और 2 इंडस्ट्री गई तो इनके समय में गई, सेमीकंडक्टर और ये इंडस्ट्री। काय का नारा लगाते? मतलब अध्ययन कुछ करना नहीं, फैक्ट फिगर जो दुनिया की एजेंसियां बता रही है, हम नहीं बता रहे, वो बता रहे महाराष्ट्र नंबर 1 है इंडिया। कानून व्यवस्था इस 1-1.5 साल में खराब रही क्या? सुप्रिया सुले का ट्वीट आप लगातार देख रहे थे, बयान सुन रहे थे, उद्धव ठाकरे का बयान सुन रहे, शरद पवार का, कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हाशिए पे चली गई है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कुछ हादसे, जरूर 1-2-3 बहुत ही बुरी घटनाएं हुई है, लेकिन इससे ज्यादा घटनाएं तो सुप्रिया जी की सरकार थी उस समय गई है। तो हमने ये नहीं कहा कि, मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी के घर के यहाँ बम लगाने वाली बात करना, ये तो पुलिस का पूरा आपका पतन हो गया, इसका ही दर्शन।
बिल्कुल, तो तमाम सारे मुद्दों पर विनोद तावड़े ने खुलकर बात की कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर क्या चल रहा है और कितनी सीटें महायुति को आ रही हैं। इन सारी चीजों पर फिर मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।